नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। दाई माँ कहती है, मालिक दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का है और एक लड़की। सच कह रही हो दाई माँ, मेरे दो दो बच्चे हुए। प्रताप सिंह खुश होते हुए कहते हैं, हाँ मालिक सही कह रही हूँ, अगर यकीन ना हो तो खुद चलकर देख लो। दाई माँ अंदर की ओर इशारा करते हुए कहती है, नहीं नहीं दाई माँ, मुझे यकीन है तुम पर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे घर लक्ष्मी भी भेज दी। कहते कहते प्रताप सिंह की आंखें भर आती है। मालिक खुशी के मौके पर आपके आंखों में आंसू। दाई माँ आश्चर्य से पूछती है, नहीं नहीं दाई माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था कि मैं भी कभी बाप बनूंगा, मुझे भी संतान सुख मिलेगा। पर भगवान की महिमा तो देखो, एक नहीं दो दो बच्चे मुझे दे दिए। प्रताप सिंह गांव के बहुत बड़े जमींदार होते हैं। पूरा गांव प्रताप सिंह को मालिक कहकर पुकारा करता है। प्रताप सिंह जितने बड़े जमींदार हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल। उनके होते हुए उस गांव में कोई भी दुखी नहीं रह सकता था और न ही कभी कोई भूखा। प्रताप सिंह गांव के हर एक इंसान की जरूरत को पूरा करते और गांव वालों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास। गांव वालों से जितना प्रेम प्रताप सिंह करते हैं, उतना ही प्रेम गांव वाले भी अपने मालिक प्रताप सिंह से करते हैं। प्रताप सिंह के शादी के करीब 15 साल हो गए थे और एक भी बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण प्रताप सिंह सहित पूरे गांव वाले परेशान थे। प्रताप सिंह अपनी धर्मपत्नी से प्यार बहुत करता था, इसीलिए वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। कई जगह मन्नत झाड़ फूक इलाज के बाद आज जाकर प्रताप सिंह के घर खिलकारी गूंजी, वो भी एक नहीं दो दो बच्चों की। आज प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर खुश भी क्यों ना हो, इतने सालों के इंतजार के बाद आज फल जो मिला। कैसी बात कर रहे हो आप मालिक, पूरे गांव की दुआएं आपके साथ थी। दाई माँ कहती है, हाँ दाई माँ सही कह रही हो तुम। अब ये सब छोड़िए मालिक और जल्दी से मेरा बख्शीस निकालिए। इतनी बड़ी खुश खबरी जो दी हूँ। दाई माँ अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, अरे दाई माँ, तुम बस केवल बख्शीस की बात करती हो, मैं तो पूरे गांव के साथ यह खुशी मनाना चाहता हूँ। जाओ दाई माँ, पूरे गांव में बता दो प्रताप सिंह बाप बन गया है, वो भी दो दो बच्चों का। पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ, पूरे गांव में जश्न होना चाहिए दाई माँ। प्रताप सिंह दाई माँ के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, सदा सुखी रहिए मालिक, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पे बनी रहे। दाई माँ प्रताप सिंह को आशीर्वाद देते हुए कहती है, बस दाई माँ, तुम सबका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। प्रताप सिंह कहते हैं, अरे अब बस भी करो मालिक, अब जाकर अपने बच्चों से भी तो मिल लो। मालकिन आप ही का इंतजार कर रही होगी। हाँ दाई माँ, मैं तो भूल ही गया था। बोलते हुए प्रताप सिंह अपने कमरे की तरफ जाते हैं। प्रताप सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज 15 साल बाद इतनी बड़ी खुशी जो मिली थी। प्रताप सिंह तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जाने के रास्ते में जितने भी नौकर चाकर मिल रहे थे, सभी को मून मांगी बख्शीस भी दे रहे थे। प्रताप सिंह का घर भी तो इतना बड़ा था और हो भी क्यों ना, गांव के सबसे बड़े जमींदार जो थे। अले मेरा बच्चा, मेरा राजकुमार और मेरी राजकुमारी, कैसा है मेरा बच्चा। प्रताप सिंह कमरे के अंदर जाते ही पालने में झूल रहे बच्चे को पुचकारते हुए कहते हैं, मैं कहती थी ना आपसे, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। प्रताप सिंह की पत्नी देविका कहती है, हाँ तुम सही कह रही थी, भगवान ने हमारी सुन ली और हमें एक नहीं दो दो संतान दे दिए। प्रताप सिंह बच्चे को गोद में उठाते हुए कहते हैं, हाँ आप ही तो हिम्मत हार बैठे थे, लेकिन मैं कहती थी ना आपसे, हमारा भी अपना बच्चा होगा, पर आप थे जो धीरज ही हार रहे थे। देविका मुस्कुराते हुए कहती है, हम सही कही तुम। अच्छा देविका, ये देखो मेरी बेटी की नाक बिल्कुल मुझ पर गई है। प्रताप सिंह बच्चे को गोद में खिलाते हुए कहते हैं, वाह जी वाह बेटी मेरी, और नाक गए आप पर। देविका मूंद बनाते हुए कहती है, अरे मेरी रानी, नाराज क्यों हो रही हो। प्रताप सिंह देविका के बगल में बैठते हुए कहता है, हटो जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या, अब तो दो दो बच्चों के बाप बन गए हो। देविका थोड़ा शर्माते हुए कहती है, क्या हटो हटो, तुम क्या मेरी रानी नहीं हो। प्रताप सिंह हंसते हुए कहता है, जाओ जी, आप बाहर की तैयारियां देखो। देविका बच्चे को अपने गोद में लेते हुए कहती है,
बाहर की कौन सी तैयारी देविका? प्रताप सिंह अनजान बनाते हुए कहते हैं। ज्यादा अनजान मत बनो आप, मुझे सब पता है, देविका कहती है। क्या पता है तुम्हें? प्रताप सिंह अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं। अरे अरे, ऐसे चौंको मत, आप जो जश्न की तैयारी करवा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही थी। बोलते हुए देविका हंसने लगती है। हे भोलेनाथ, तुम्हें कैसे पता? धर्मपत्नी हूँ आपकी, मुझे सब पता होता है। प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर की ओर निकल जाते हैं। पूरे गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। सभी नाच गा रहे होते हैं। सभी के चेहरे पर ऐसी खुशी छाई हुई थी जैसे कि मानो बच्चा प्रताप सिंह जी के यहाँ नहीं, बल्कि उन सबके यहाँ पैदा हुआ हो। वैसे बच्चा तो पूरा गांव का हुआ ही, और खुशियां तो सबको मनानी ही चाहिए, क्योंकि उनके मालिक के घर एक बारिश जो पैदा हुआ, नहीं तो गांव वाले भी उम्मीद छोड़ बैठे थे। गांव वालों को भी लगता था कि हमारा ठाठ बाट बस मालिक तक ही है, पर अब उनमें एक नई उम्मीद जग चुकी थी। मालिक के घर कुलदीप का जन्म जो हो चुका था। प्रताप सिंह बच्चे के आने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाता है और अगले 6 दिनों तक गांव के आसपास के और भी 3 गांव तक को भोजन का निमंत्रण देता है। सभी गांव वालों को सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई भी अपने घर में चूल्हा ना जलाए। अब प्रताप सिंह गांव के मालिक थे, तो बात तो माननी ही पड़ेगी ना सबको। सभी प्रताप सिंह के कहे अनुसार अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते। जब भी किसी को भूख लगती तो वो सीधे प्रताप सिंह के यहाँ पहुंच जाता और भर पेट स्वादिष्ट भोजन करके ही लौटता। इतिहास गवाह है, आज से पहले उस गांव में इतनी खुशी कभी नहीं आई थी जितनी कि अभी 2 बच्चों के आने से आई। मालिक, सच में आप हमारे भगवान हो। हम लोग जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, तभी तो आप जैसा मालिक हमें मिला। गांव के कुछ लोग प्रताप सिंह का शुक्रिया अदा करने आते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए, पुण्य सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हमने भी किया है, तभी तो आज इतना प्यार करने वाले गांव वाले मिले हैं। इतना कहते हुए प्रताप सिंह उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अरे अब ये सब छोड़ो, हम लोग कई दिनों से काम पर नहीं गए हैं, बस मस्ती और खाना पीना हो रहा है। अब हमें थोड़ा काम भी कर लेना चाहिए। उनमें से ही एक व्यक्ति बोलता है। अरे हरिया, कभी तो काम छोड़ मौज मस्ती की बात कर लिया करो, क्या हमेशा काम काम की माला जपते रहती हो? एक व्यक्ति कहता है, काका हमारे पास तुम्हारी तरह 2 एकड़ जमीन नहीं है जो हम मस्त आराम से बैठकर खाएंगे। हमारे पास मात्र किसी तरह से गुजारा करने लायक ही जमीन है, जिससे ठीक से पेट भी नहीं भरता। चले हैं बात करने। हरिया को उनकी बात पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हाँ है जमीन तो तुम काहे जल रहे हो? मालिक की सेवा करो और मुंह मांगी जमीन दान में लो। काका भी चिल्लाते हुए कहते हैं, हम तुम्हारे जैसे गिरे हुए नहीं हैं जो मालिक की आंख में धूल झोंक कर उनसे उनका जमीन हड़प ले। हरिया कहता है, देख हरिया, अपनी हद में रह। काका घूरते हुए हरिया को कहते हैं, हम तो हद में ही है काका, बस आप अपनी हद मत भूलना। हरिया भी धमकाते हुए कहता है, बस हरिया चुप हो जा वरना। हरिया पर हाथ उठाते हुए काका कहते हैं, अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? उधर से आ रहे प्रताप सिंह जी कहते हैं, ये सब क्या? कुछ नहीं मालिक, बस छोटी सी बात पर बहस छिड़ गई थी। काका बात को टालते हुए कहते हैं, देखो काका, हमारे गांव में ये लड़ाई झगड़ा और पंचायत नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना। हमारा गांव सबसे अलग है, जहां पर कोई किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ता। हर किसी का हक बिना मांगे मिलता है। आगे से याद रहे, ये मारपीट और लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बने। इतना कहते हुए प्रताप सिंह वहां से निकल जाते हैं। मालकिन, आपके लिए तो 2 बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा ना? दाई माँ बच्चे की मालिश करते हुए कहती। नहीं दाई माँ, अगर हम चाह ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं। वैसे भी ये दोनों बच्चे तो मेरे लिए भगवान हैं, इन्हें संभलाने में कैसी तकलीफ और परेशानी। देविका मुस्कुराते हुए कहती है, सच मालकिन, मालिक का दिल बहुत बड़ा है, तभी तो वो दूसरी शादी ना करके अब तक बच्चे का इंतजार किए। मालिक की जगह कोई और मर्द होता तो वो कब का शादी कर चुका होता, लेकिन हमारे मालिक सबसे अलग है। दाई माँ प्रताप सिंह पर काफी गर्व करते हुए कहती है, दाई माँ, आपके मालिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
इसलिए तो मेरे भी लाख कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ मालकिन, लीजिए लल्ला की मालिश तो हो गई, अब बारी हमारी राजदुलारी की। प्रताप सिंह के बेटे की मालिश के बाद दाई माँ लल्ला को पालने में लिटा देती है और प्रताप सिंह की बेटी की मालिश में जुट जाती है। अरे वाह मालकिन, ये देखो हमारी राजकुमारी के हाथ और पैर दोनों में तिल है, ये हमारे लिए बहुत शुभ है मालकिन। दाई माँ बच्ची के हाथ और पैर को निहारते हुए कहती है। दाई माँ, दुनिया के हर बच्चे शुभ ही होते हैं, देविका अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहती है। हाँ मालकिन, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर मेरे हिसाब से बेटी ज्यादा शुभ होती है, तभी तो हमारे समाज में बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। दाई माँ कहती है। ठीक है दाई माँ, मान ली आपकी बात, देविका मुस्कुराते हुए कहती है। वैसे मालकिन एक बात कहे, दाई माँ कहती है। हाँ दाई माँ कहिए ना मालकिन। इन दोनों बच्चों के आने से अपने गांव में एक अलग ही रौनक सी छा गई है, सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि ये बच्चा सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हम सबका है, यानी हमारे पूरे गांव का। दाई माँ, ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं आप सबका है, जितना हक इन दोनों पर मेरा बनता है उतना ही आप सबका, देविका मुस्कुराते हुए कहती है। लो मालकिन, हमारी बिटिया रानी की भी मालिश हो गई, अब हम घर चलते हैं, नहीं तो मेरा पति नाशपिटा शराब पीने के लिए घर का कोई ना कोई सामान जरूर बेच देगा। जी दाई माँ, और कल भी आप समय से आ जाइएगा अपने लल्ला और राजकुमारी की मालिश के लिए। दाई माँ की गोद से अपनी बेटी को लेते हुए देविका कहती है। दाई माँ वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद सूर्यास्त होता है और अंधेरा छाने लगता है। सभी के घरों में बत्ती और लालटेन जलती है। वो गांव शहरों से काफी दूर था, जिसके कारण उस गांव में आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं पहुंची थी। आप आ गए जी, प्रताप सिंह जैसे ही घर में प्रवेश करता है वैसे ही देविका कहती है। हाँ देविका, आज बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ मैं। प्रताप सिंह अपनी छड़ी वहीं पास के कोने में रख अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए फटाफट हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उसे पीने से आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। ठीक है, पर जल्दी लाना क्योंकि दर्द से बदन टूटता जा रहा है। प्रताप सिंह वहीं सोफे पर बैठते हुए कहते हैं। ठीक है, अभी आई मैं, बोलते हुए देविका रसोई घर की तरफ बढ़ती है। रसोई घर में जाते ही वो चूल्हे में थोड़ा कोयला सुलगाती है और फिर चूल्हे के ऊपर दूध का पतीला चढ़ा देती है। कुछ ही देर बाद दूध गर्म हो जाता है। वो जल्दी से दूध को छलनी की मदद से छानती है और उसमें हल्दी मिलाकर तेजी से प्रताप सिंह की तरफ बढ़ती है। इधर प्रताप सिंह किसी गहरी चिंता में डूबे रहते हैं। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? देविका वहीं टेबल पर दूध का ग्लास रखते हुए कहती है। हाँ देविका, सब ठीक है, प्रताप सिंह हड़बड़ाते हुए कहता है। फिर आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों? कहते हुए देविका अपने साड़ी के पल्लू से प्रताप सिंह के माथे का पसीना साफ करती है। अरे कुछ नहीं, वो गांव में छोटा सा झगड़ा हो गया था, उसी के बारे में सोच रहा था। प्रताप सिंह झूठी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं। अच्छा, अब आप वो सारी चिंताएं छोड़िए और मेरी बात सुनिए। हमारे बच्चे अब लगभग 1 महीने के हो गए हैं, अब हमें जल्द से जल्द उनका नामकरण कर देना चाहिए। ठीक है, तो कल का कार्यक्रम रखते हैं, प्रताप सिंह कहते हैं। कल इतनी जल्दी सब कैसे होगा? देविका थोड़ा चिंतित होते हुए कहती है। सब हो जाएगा, अभी पूरे गांव में नेवता भेजवा देते हैं और सुबह सवेरे नामकरण कर देंगे दोनों बच्चों का। हाँ, ये सही रहेगा, देविका काफी प्रसन्नता से कहती है। उनके कहते ही पूरे गांव में ढोल बजाकर यह संदेश दिया गया कि कल मालिक के यहाँ पूजा है, जहाँ सबको परिवार सहित आना है। गांव वाले प्रताप सिंह को इतना मानते थे कि वो रातों रात कल की पूजा की तैयारी कर दिए। कल सुबह होते ही पंडित जी को बुलवाया गया और बच्चे की नामकरण की विधि आरंभ होती है। जजमान बेटे का नाम आ अक्षर से और बेटी का नाम प अक्षर से रखना शुभ होगा, तो आप सब आपस में विचार विमर्श करिए और जल्दी से बच्चे का नाम रखिए। जी पंडित जी, हमारे बेटे का नाम आ से आश्विन और हमारी राजदुलारी का नाम प से पल्लवी। देविका मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों का नाम रखती है, हमारी पल्लवी और हमारा आश्विन।
दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रताप सिंह कहते हैं, पूजा के बाद सभी प्रसाद ग्रहण कर खाना खाते हैं और अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। वक्त के साथ अब दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता अब प्रताप सिंह और देविका को सताने लगी। गांव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था जहां पर उन दोनों की पढ़ाई हो सके। अच्छे स्कूल के लिए दूर शहर आना जाना पड़ता था। वो 2 घंटे का रास्ता पार करने के बाद सोनिया जी, वो मैं ये कह रही थी कि हमें अब अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करा देना चाहिए। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की लत रहेगी तो अच्छा होगा। देविका प्रताप सिंह के पैर दबाते हुए कहती है। हाँ देविका, पर हमारे गांव में तो कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है जहां पर हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई कर सके। प्रताप सिंह अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं, क्यों ना हम बच्चों की दाखिला शहर के स्कूल में करा दें। देविका कहती है, शहर? प्रताप सिंह शहर का नाम सुनकर ही चौंक उठते हैं। हाँ शहर, हम दोनों का दाखिला शहर में करा देते हैं। पर देविका, उतना दूर कैसे? उतना दूर हर रोज आना जाना संभव नहीं होगा। प्रताप सिंह कहते हैं, आना जाना संभव नहीं होगा तो हम बच्चों को शहर में ही रख देंगे। देविका, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपने बच्चों को खुद से दूर करना चाहती हो? प्रताप सिंह चौंकते हुए कहते हैं, दूर कैसे होंगे? हम में से कोई एक बच्चों के साथ रह लेगा और क्या। नहीं देविका नहीं, ये संभव नहीं होगा। हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे और गांव के बच्चों की ही भांति यही सरकारी स्कूलों में जाएंगे बस। प्रताप सिंह अपना फैसला सुनाते हैं। हाँ तब तो आप अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाने का सपना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गांव के स्कूल में पढ़ना और ना पढ़ना बात बराबर है। देविका, तुम क्यों नहीं समझती हो? ना तो मैं बच्चों के बिना रह सकता हूँ और ना ही तुम्हारे। प्रताप सिंह अपनी मजबूरी बताते हैं। ठीक है तो हम बच्चों को हॉस्टल में डलवा देते हैं। देविका, हॉस्टल का खानपान अच्छा नहीं होता है, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे वहाँ? प्रताप सिंह अपनी चिंता जाहिर करते हैं। तब तो हो गया कल्याण, हमारे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे और उसके जिम्मेदार आप होगे। देविका रोते हुए कहती है। अरे भाग्यवान, अब तुम रोना बंद करो। देविका की आंखों से आंसू पोंछते हुए प्रताप सिंह कहते हैं, नहीं पहले आप वादा करो कि आप हमारे बच्चों को शहर पढ़ने भेजेंगे। ठीक है, मेरी माँ भेज दूंगा और कुछ पक्का ना? देविका अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वादा कराती है। हाँ पक्का कहते हुए प्रताप सिंह देविका से वादा करते हैं। प्रताप सिंह आश्विन और पल्लवी को शहर पढ़ने के लिए भेजने को तैयार हो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों बच्चों को शहर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। देविका दोनों बच्चों के कपड़े तैयार कर बैग पैक कर देती है। इधर प्रताप सिंह शहर जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था में जुट जाते हैं। मालकिन, आपको नहीं लगता इतने छोटे छोटे बच्चों को हमें बाहर शहर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? दाई माँ कहती है, नहीं दाई माँ, क्योंकि हमें उसका भविष्य देखना है। अगर हम उनको आज बाहर पढ़ने लिखने नहीं भेजते हैं तो कल अगर वो कुछ नहीं बन पाए तो हमें ही दोष देंगे ना? देविका काफी भावुक होते हुए कहती है। मालकिन, बच्चों को दूर भेजते हुए आपका कलेजा नहीं कांपेगा? हाँ दाई माँ, पर दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को भेजना तो पड़ेगा ना? कहते हुए देविका बैग उठाती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। बच्चे तैयार हैं? देविका प्रताप सिंह कहते हैं। हाँ दोनों को मैंने तैयार कर दिया है, बस आ ही रहे होगे। देविका, एक बार और सोच लो, क्या हमें सच में बच्चों को दूर शहर भेजना चाहिए? मैंने अच्छे से सोच समझ कर ही बच्चों को बाहर भेजने का फैसला किया है, जो कि अब नहीं बदल सकता। देविका कहती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? प्यारी सी मुस्कान के साथ पल्लवी कहती है। बेटा, आप दोनों भाई बहन शहर जा रहे हो पढ़ाई करने। देविका पल्लवी को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है। पढ़ाई वो क्या होता है पिताजी? आश्विन अपने पिता से सवाल करता है। देखो देविका, अभी इन्हें पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता, फिर भी तुम इन्हें अपने से दूर कर रही हो। प्रताप सिंह आश्विन को गोद में उठाते हुए कहते हैं। आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, पर अभी इनका जाना जरूरी है। देविका कहती है। मालिक, गाड़ी आ गई है, बाहर से हरिया कहता है। हाँ अभी आ रहे हैं, तुम आकर सामान ले जाओ। प्रताप सिंह अपनी आवाज को तेज करते हुए कहते हैं।
जी मालिक अभी आया, कहते हुए हरिया घर के आंगन में प्रवेश करता है और सारा सामान उठाकर गाड़ी में रख देता है। देविका और प्रताप सिंह अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए गाड़ी में बैठते हैं। सारे गांव वालों की आंखें नम हो जाती है। सभी का दिल करता है कि वो बस किसी तरह उन्हें यहाँ से जाने से रोक ले, लेकिन देविका किसी की एक नहीं सुनती। वो तेजी से शहर की तरफ बढ़ पड़ती है। बीच रास्ते में प्रताप सिंह और देविका के बीच कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि प्रताप सिंह देविका से थोड़ा नाराज थे। रास्ता पक्का न होने के कारण उन्हें शहर पहुंचने में काफी समय लग जाता है। वो लोग शाम तक शहर पहुंचते हैं और वही एक बहुत ही बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोनों बच्चों का दाखिला करा देते हैं, जहां पर बच्चों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ उनके खानपान की भी व्यवस्था थी। देविका बच्चों से हम दूर कैसे रहेंगे? प्रताप सिंह भावुक होते हुए कहता है। रह लेंगे, मैं हूं ना, देविका कहती है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद प्रताप सिंह लंबी सांस भरते हैं और कहते हैं, ठीक है फिर चलो चलते हैं। प्रताप सिंह अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं। प्रताप सिंह और देविका दोनों अपने बच्चे को प्यार से गोद में उठाते हैं और माथे को चूमते हुए आशीर्वाद देते हैं। दोनों की आंखें भर आती है और ना चाहते हुए देविका की आंखों से आंसू झलक आते हैं। माँ आप रो क्यों रही हो? छोटी सी पल्लवी अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी ही, देविका पल्लवी को अपने सीने से लगाते हुए कहती है। पिताजी, माँ ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ है इन्हें? आश्विन आपने पिता प्रताप सिंह की मुझसे खेलते हुए कहता है। बेटा वो कहते कहते प्रताप सिंह की भी आंखें भर आती है और आश्विन को कलेजे से लगा लेते हैं। सर मैम प्लीज अब आप दोनों जाइए, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अब हमारी है। पीछे वोरन मैम कहती है, देखिए मैडम चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। देविका कहती है, मैम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अब से ये बच्चे जितने आपके हैं उतने ही मेरे भी हैं। वोरन मैम कहती है, ठीक है फिर हम चलते हैं। कहते हुए वो दोनों अपने बच्चों को गोद से नीचे उतारते हैं और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही पल्लवी देविका का आंचल पकड़ लेती है। माँ पिताजी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? पल्लवी मासूमियत भरा सवाल पूछती है। बेटा हमें बहुत दूर जाना है और आप दोनों के लिए ना आइसक्रीम भी लानी है, देविका पल्लवी को पुचकारते हुए कहती है। नहीं माँ नहीं, हमें आइसक्रीम नहीं खानी, बस आप दोनों हमें छोड़कर मत जाओ, प्लीज माँ प्लीज। पिताजी, पल्लवी और आश्विन रोते हुए कहते हैं। देख रही हो ना देविका, बच्चे टूट रहे हैं, हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, प्रताप सिंह देविका को संभालते हुए कहते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं, हमें बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, देविका कहती है। मतलब? प्रताप सिंह आश्चर्य से कहते हैं। मतलब हम बच्चों को यहाँ से वापस ले जाएंगे। सच? प्रताप सिंह की आंखों में खुशी चमक उठती है। हाँ, अगले 10 दिन बाद राखी है, हम राखी के बाद बच्चों को यहाँ छोड़ जाएंगे। देविका के इतना कहते ही प्रताप सिंह दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठाकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। उनको शहर से लौटते लौटते काफी रात हो जाती है, जिसके कारण रास्ता बिल्कुल साफ होता है, यानी जामवाम का कोई झंझट नहीं। वो लोग जल्द ही घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे भी काफी खुश थे और गांव वालों के भी चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, राखी आ गई। अब फिर से बच्चों को शहर भेजने का डर प्रताप सिंह और देविका को सताने लगा। भले ही बच्चों को खुद से दूर करने का फैसला उनका था, पर बच्चों से बिछड़ने का भी गम हो रहा था। देविका, राखी तो हो गई, अब क्या कहती हो? राखी के अगले ही दिन प्रताप सिंह पूछे। क्या कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो सोचा था बच्चों को बाहर भेजने में क्या है, दिल पर पत्थर रखकर भेज देंगे, लेकिन जब भेजने की बारी आती है तो ये मुआ दिल ही नहीं मानता, बच्चों से जुड़ी मोहमाया रोक लेती है। देविका चाय का कप रखते हुए कहती है। अब तुम ही बताओ देविका, हम क्या करें? देविका की बात सुनने के कुछ देर बाद प्रताप सिंह कहते हैं, मालिक अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। दाई माँ गेहूं कूटते हुए कहती है। हाँ दाई माँ बोलो ना, प्रताप सिंह चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं। मालिक आपके पास इतना सारा पैसा है,
वो सब भी तो बच्चे के भविष्य और गांव की भलाई के लिए ही है ना। हाँ, पर आप कहना क्या चाहती हो दाई माँ? मालिक मालकिन, आप हमारी मानो तो आप बच्चों को दाखिला भले ही शहर में करा दो, लेकिन बच्चों को अपनी गाड़ी से ही स्कूल भेजो और ला। ये दोनों अभी काफी छोटे हैं और नासमझ भी। इन्हें इतने बड़े शहर में अकेले रखना ठीक नहीं। दाई माँ अपनी बात रखती है, पर दाई माँ, हर रोज शहर आना जाना आम बात नहीं है। प्रताप सिंह कहते हैं, हाँ दाई माँ, आपके मालिक सही कह रहे हैं। हर रोज इतना दूर आना जाना संभव नहीं। मालकिन आप भी ना, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। दाई माँ देविका के कुर्सी के पास में रखी एक ईंट पर बैठते हुए कहती है, हम ना उस गाड़ी के लिए एक अलग से ड्राइवर रख देंगे, जो कि सिर्फ बच्चों को स्कूल ले जाया करेगा और ले आया करेगा। इसमें ना तो मालिक को जाना है और ना आपको। हाँ, बीच बीच में एक आध बार स्कूल जाकर देख लेना कि सब ठीक ठाक तो है ना बस। दाई माँ कहती है, पर हर रोज सफर से बच्चे थक जाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? देविका अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहती है, मालकिन अब इतना सोचेगी आप तो कैसे होगा? आपको बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी है, अपने से दूर भी नहीं करना। ऐसे में कैसे काम चलेगा मालकिन? ठीक है दाई माँ, विचार तो आपका अच्छा है। हमारे भी दिमाग में आई थी ये बात एक बार, लेकिन हम फिर से एक बार इस विचार पर मंथन करते हैं। प्रताप सिंह कहते हैं, जी मालिक, जो भी सोचना है आप थोड़ा जल्दी सोचिए। कहते हुए दाई माँ पुनः अपने कामों में जुट जाती है। प्रताप सिंह और देविका दोनों अपने कमरे में जाकर दाई माँ की कही बात पर विचार करते हैं और अंत में कुछ देर अच्छी तरह से सोचने के बाद वो फैसला लेते हैं कि वो खुद से बच्चों को दूर नहीं करेंगे। उसका दाखिला शहर के स्कूल में जरूर कराएंगे, पर उसे हॉस्टल में ना रखकर घर से ही उसे हर रोज स्कूल भेजा करेंगे। बिना देर किए वो स्कूल में यह प्रस्ताव रखते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य को मनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, पर अंत में वो मान जाते हैं। अगली सुबह होते ही प्रताप सिंह अपने बच्चों को खुद जाकर स्कूल छोड़ते हैं और साथ ही काफी बच्चों से पहचान भी करा देते हैं। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और दोनों बच्चे वक्त के साथ स्कूल के और बाकी के बच्चों से घुल मिल गए। भगवान का शुक्र है, बच्चे बहुत जल्द स्कूल के बच्चों से घुल मिल गए। देविका लंबी सांस भरते हुए कहती है, अरे घुले मिलेगे कैसे नहीं, आखिर बच्चे भी तो मेरे हैं। प्रताप सिंह दोनों बच्चों को बाहों में भरते हुए कहते हैं। यूं ही हंसते मुस्कुराते कई वर्ष बीत जाते हैं और समय के अनुसार दोनों बच्चे युवा हो जाते हैं। जब दोनों बच्चे थे तो प्रताप सिंह और देविका को उनकी पढ़ाई की चिंता सताती थी। अब जब वो बड़े हो चुके हैं तो अब दोनों इस चिंता डूबे हैं कि आश्विन की शादी कैसे कराए, शादी के बाद उसका जीवन कैसा होगा। उनकी बेटी पल्लवी की शादी हो चुकी होती है और वो अपने पति के साथ काफी खुश भी है, लेकिन फिर भी माता पिता का दिल तो बच्चों पर ही अटका रहता है। एक माता पिता का दायित्व कितना बड़ा होता है ना। बच्चे के जन्म से लेकर अपनी अंतिम सांस तक उनके ही बारे में सोचते हैं, उनकी ही खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। सही कहा है किसी ने, माँ बाप की जिम्मेदारियां आसान नहीं होती, सब आसान होता है माँ। आप करके तो देखिए, सब अच्छा ही होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ शिवांगी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, पक्का माँ? आश्विन अपनी माँ देविका से जिद करते हुए कहता है। शिवांगी पड़ोस के गांव के मुखिया की लड़की होती है, जो विदेश से पढ़कर आई थी और अब मैडम गांव में ही रहना चाहती थी। तो हुआ यूं कि एक दिन ऐसे ही हमारे आश्विन भाई साहब बाइक लेकर पड़ोस के गांव में स्टंट कर रहे थे और हमारी शिवांगी मैम साहब की नजर उन पर पड़ गई। हमारे आश्विन भैया भी एकदम गबरू जवान, गैरों चिट्ठे हट्टा कट्टा शरीर है, जो कि सब जानते हैं। बस फिर क्या था, हमारी शिवांगी मैम साहब का दिल हमारे आश्विन भैया पर आ गया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। अब दोनों एक दूसरे से अलग रहने से कई गुना ज्यादा बेहतर मौत को गले लगाना मानते थे। इधर आश्विन अलग जिद कर बैठा था कि हम शिवांगी से ही शादी करेंगे, और उधर शिवांगी जिद करके बैठी थी हम आश्विन से शादी करेंगे। तो भाई दोनों के घर का माहौल एकदम गदर फिल्म जैसा था। बेटा बात शिकायत का मौका देने या ना देने की नहीं है,
हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे पसंद की लड़की से हो, जिसे हम चुने, और यकीन मानो बेटा, वो लड़की तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। हम भी तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं ना। देविका आश्विन को पुचकारते हुए समझाती है। नहीं माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शिवांगी से ही शादी करूंगा। आश्विन जिद करते हुए कहता है, बेटा बचपन से लेकर आज तक हर चीज तुम्हें तुम्हारी पसंद का दिए हैं हम, और तुम हमारे पसंद का एक काम नहीं कर सकते। देविका भावुक होते हुए कहती है, नहीं माँ, माफ करना। आपकी पसंद के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे एक फैसले से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ठीक है। बचपन से लेकर आज तक तुम जैसे अपनी मर्जी की ही करते आए हो, आज भी वही करो, हमें कोई मतलब नहीं। कहते हुए देविका अपना मुंह फेर लेती है और आंचल तले अपने आंखों से निकलते हुए आंसू पोंछती है। अरे माँ, अगर आप ऐसे नाराज हो गई तो हम कैसे खुश रहेंगे। हमें आपकी सिर्फ इजाजत ही नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद भी चाहिए। माँ, आपके आशीर्वाद के बिना हम अधूरे हैं, और आपके आशीर्वाद के बिना तो हम कभी खुश भी नहीं रह सकते। इसलिए नाराजगी को डालो गड्ढे में और जरा मुस्कुरा कर दिखा दो मैया मोरी। देविका के पैरों को दोनों हाथों से छूते हुए आश्विन उन्हें मनाने की कोशिश करता है। अब ज्यादा तुम मक्खन मत लगाओ और जाकर शिवांगी को बुलाओ, समझे। देविका आश्विन के कान मरोड़ते हुए कहती है। शिवांगी को बुला लाने का नाम सुनते ही आश्विन खुशी से उछल पड़ता है। आखिर खुश भी क्यों ना हो, मोहब्बत जो हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाली थी। सच माँ, आश्विन कहता है, अभी जा रहा हूँ शिवांगी को बुलाने। कहते हुए आश्विन भोली सी शक्ल बनाता है और चल देता है शिवांगी के घर की तरफ। ये क्या हो गया लल्ला को, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मालकिन का दिल दुखाकर इन्हें क्या मिल रहा है? अगर मालकिन शिवांगी बिटिया से शादी करने से मना की है, तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा ना, इसलिए तो मना कर रही थी। वरना आज तक तो मालकिन कभी भी लल्ला की खुशी में कोई कमी नहीं रखी। दाई माँ काम कर रही औरत से कहती है। हाँ दाई माँ, सही कहा आपने, लल्ला ने ये ठीक नहीं किया। वो औरत कहती है, तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है क्या, जो मेरे लल्ला की पंचायत लेकर बैठ गई हो दोनों के दोनों। अचानक से पीछे से देविका कहती है, नहीं नहीं मालकिन, हमारा वो मतलब नहीं था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। दाई माँ कहती है, कोई बात नहीं दाई माँ, लेकिन आगे से जब भी कभी कुछ कहना हो तो सीधे मुंह पर कहिए, ऐसे पीठ पीछे नहीं। देविका कहते हुए वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद आश्विन अपनी बाइक लेकर किसी फिल्मी हीरो की भांति अपने घर के गेट के अंदर प्रवेश करता है, और शिवांगी आश्विन से लिपटकर बैठी थी, सारी शर्मोहा छोड़कर, ठीक विदेश की नीति अपनाकर। उसका इस तरीके से बैठना सारे गांव के लिए शर्मनाक था, पर इसका कोई मलाल ना तो शिवांगी को था और न ही आश्विन को। आश्विन माँ से क्या मिलना मिलाना, शादी तो हमें करनी है ना कि माँ से। शिवांगी बाइक से अपना पहला कदम नीचे जमीन पर रखते हुए कहती है, माँ के आशीर्वाद के बिना हम शादी भी तो नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, तुम तो रहो माँ के पल्लू से बंध कर। हद है, इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकते बच्चों जैसी। अपनी लाइफ का फैसला भी अपनी माँ से पूछकर करते हो यार, थोड़ा तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करो। कहते हुए शिवांगी मुंह पटल कर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। शिवांगी, तुम भी ना छोटी छोटी बात का इश्यू बनाती हो, अब चलो माँ से मिलने। कहते हुए आश्विन शिवांगी का हाथ खींचते हुए घर के अंदर जाने के लिए बढ़ता है। अगर तुम्हारी माँ ने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या करोगे तुम? नहीं करेगी मना, वो मेरी माँ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें। आश्विन काफी यकीन के साथ कहता है, देख रही हो ना नई बहुरानी के नखरे, अभी तो शादी भी नहीं हुई और लगी लल्ला को मालकिन के खिलाफ भड़काने। दाई माँ किसी औरत के कान में धीरे से कहती है, नौकर हो ना तुम इस घर की, तो अपनी औकात मत भूलो, शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। आंखों को चमकाते हुए इतराते हुए शिवांगी कहती है। शायद शिवांगी ने दाई माँ की कानाफूसी सुन ली थी, जिसके कारण वो पिनक गई और इतराते हुए बोल पड़ी, नहीं नहीं मैडम, हमें माफ करना, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। कहते हुए दाई माँ हाथ जोड़कर माफी मांगती है।
शिवांगी दाई माँ को नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के बीच हॉल में देविका और प्रताप सिंह चाय की चुस्कियां ले रहे थे और शायद आपस में किसी गंभीर मुद्दा पर चर्चा भी कर रहे थे। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी का अगला भाग जरूर सुने। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।